मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान और कन्वीनर जॉइंट एक्शन कमेटी की सदारत में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफ़े या माफ़ी के मुतालबे के लिए मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस की मरकज़ियत दस्तूर की हिफाजत, हमारी मिली और मजहबी शिनाख्त की हिफाजत है के उन्वान के तहत रही। इस कॉन्फ्रेंस में जनाब कोदंडाराम MLC, जनाब अज़ीज़ पाशा साबिक़ा MP, जनाब शुजाअत अली IAS रिटायर्ड के अलावा मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता मुतहर्रिक शख्सियात ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया। आइए अक्स TV पर पेश है इस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात। अगर आपने अक्स TV को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम इस तरह के इजलासों में आला जात के जो हिंदू भाई हैं, जो अच्छा सोचते हैं, जिनके पास प्यार ही ईमान है, तो उन लोगों को भी अपने साथ शामिल करें और उनसे पूछें कि RSS का तोड़ क्या हो सकता है। कपिल सिब्बल को यह कहने पर मजबूर होना पड़ा लोकसभा में कि आने वाले दिनों में नकली हिंदू और असली हिंदू में लड़ाई होगी और यकीनन जीत असली हिंदुओं की होगी। तो जिस लफ्ज के बारे में हम बार बार बहस करते हैं हिंदू हिंदू, तो आप देखिए कितनी अजीब बात है। लफ्ज हिंदू इब्ने बतूता का दिया हुआ है, हिंद का लफ्ज अमीर अहमद खुसरो का दिया हुआ है, हिंदुस्तान का लफ्ज सिराजुद्दीन का दिया हुआ है, तारीख गवाह है। तो मैं कई हिंदू भाइयों से पूछता हूं कि भाई आप गीता में, रामायण में या किसी भी वेद में हिंदू लफ्ज बता सकते हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो लफ्ज है बड़ी मुश्किल से 1000 साल पुराना लफ्ज है। तो ये लफ्ज भी हम मुसलमानों ने हिंदुइज्म को दिया है, तो हम उनके दुश्मन कैसे हो सकते हैं? वो हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? अब यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं, यकीनन उनकी बेटियों को ब्याया गया होगा। और मुझे आप बताइए, जब आपने अपनी बेटियों को ब्याया, शादी करके उनको ससुराल रवाना किया, तो मुझे बताइए कि वो किस रंग में मलबूस थी? उन्होंने सफेद लिबास नहीं पहना, उनको रंगीन लिबास पहनाया गया। अगर आप किसी बुजुर्ग से कहते कि इनको सफेद लिबास पहनाया जाए, तो वो बुजुर्ग जो है गुस्से में आ जाएगी, क्या बदतमीज बेवकूफ है, क्या बच्ची बेवा हो गई बोलेंगे। तो ये जो तहजीब है, हिंदुइज्म की जो तहजीब है, उसमें मुसलमान और हिंदू दोनों ही रच बस गए हैं। तो हम उस तहजीब के हवाले से इन लोगों को खरीद करेंगे, तो फिर हमारा दुश्मन कौन रहेगा? जिस पर वो असरअंदाज हो रहे हैं उनको हम टच नहीं कर रहे, उनको अपने करीब नहीं ला रहे। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। मैं देखना चाहता हूं और लोगों से बोलता हूं कि भाई 10 साल हो गए बीजेपी को आके, 11वां साल चल रहा है, तो मुझे बताइए कि मुसलमानों को नुकसान क्या पहुंचा? अगेन जवाब आएगा बिग जीरो। क्या नुकसान पहुंचा है? हालांकि नहीं कहना चाहिए, कह रहा हूं, बीफ नहीं खा रहे हैं आप लोग, बीफ खा रहे हैं, बकरे नहीं कट रहे। क्या क्या कौन सी चीज रुकी है ये बताइए मुझे। अब ये जो नखरे हैं, वक्फ बोर्ड के नखरे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नखरे, अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड आप दूसरों को तो छोड़िए, हिंदुओं पर लागू नहीं कर सकते। कई कबाइलियों में 4-4, 5-5 शादियां होती हैं, और झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी 100 बीवियां थी। तो मेरा अर्थ करना यह है कि ना यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क में आ सकता है, ना वक्फ बोर्ड को छीना जा सकता है। ये सारी जो है सियासी चालें हैं, और इन सियासी चालों का जवाब हमको मोहब्बत से और प्यार से देना पड़ेगा। अगर हम मोहब्बत के बजाय कन्फ्रंटेशन करेंगे तो मुल्क गैर जरूरी तौर पर सिविल वॉर की तरफ जाएगा, जो ना आपके लिए अच्छा है, ना मेरे लिए अच्छा है, ना हिंदू के लिए अच्छा है, ना ब्राह्मण के लिए अच्छा है। तो मुझे इस महफिल में ब्राह्मण और आलाजात के हिंदू नहीं दिखाई दिए, जिसको मैं एक बहुत बड़ी कमी महसूस करता हूँ। इनको भी बुलाइए, इनसे भी डिस्कशन कीजिए। और जहां तक रिएक्शन का सवाल है, मैं इस महफिल में सजेस्ट करना चाहूंगा कि हम इमीडिएटली क्या कहेंगे, सियाह जो है पट्टियां लगाएं, कोई एक दिन मुकर्रर करें, लोग घरों पर जो है सियाह झंडा हम लहराएं छोटा सा, और हर कोई शख्स जो है सियाह पट्टी लगाकर घूमे, एक दिन मुकर्रर करिए। उससे एक सिंबॉलिक जो है रिएक्शन पूरे जो है समाज को दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक मलिक साहब। उनके जो सबसे बड़े गुरु सावरकर ने किस किस्म का माफीनामा लिख के दिया तमाम लोग जानते हैं। तो लोग यही चाहते थे कि इनकी गुलामगिरी करें,
और आज जो है ना ऐसा उभर के सब आ रहे हैं जिससे कोई मिसाल ही नहीं है। अब हमारे सामने जो है जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करते हुए सारे हिंदुस्तान को इसमें बांटने की कोशिश की जा रही है। तो आज जो है ना ढंढोरा तो पीटा जा रहा है कि हम जो है ना पिछड़े हुए कौम को जो है ना बैकवर्ड क्लासेस को हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आज भी अगर लेटेस्ट फिगर्स उठा के देखें ऑल इंडिया IITs में IIMS में तो 12% 86.6% जो है ना फॉरवर्ड कैस्ट के लोग हैं। तो सोशल इक्वालिटी होना चाहिए। मैं जो कैस्ट बेसिस के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मगर जो मैं असल इंसाफ पसंदी जब हो सकती है कि तमाम सेक्शंस के जितने भी लोग हैं उनको इंसाफ रसाई हो, वो नहीं होने की वजह से हो रहा। तो ये तमाम चीजों को मोड़ने के लिए ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का झगड़ा अभी जो है ना संभल के बाद अब जो है ना हिट लिस्ट में 14 और मसाजिद फतेहपुर सीकरी से लखनऊ से लेके दिल्ली से लेके विदिशा से लेके वो लिस्ट में पढ़ रहा था 14 और हिट लिस्ट में। और इसकी पूरी जिम्मेदारी अफसोस की बात यह है कि हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैडी चंद्रचूड़, मैं उसका नाम लेके बोल रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को हिफाजत करने के बजाय उसको बर्बाद कर दी। आज इसी वजह से वो क्या बोलते पेंडोरा बॉक्स खोल दिया समझे एक लिहाज से बैडी चंद्रचूड़। वरना 1991 का जो एक्ट है स्पेशल प्रोविजन एक्ट, तो उस लिहाज से 47 15 अगस्त के बाद कोई ये इस मामले में कोई मसला उठाने की कोई ये नहीं थी। मगर ये चंद्रचूड़ जो है खैर ना खुद वो किया। और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, तो सबसे परे होना चाहिए, सियासत से परे होना चाहिए। वो जो है गणेश पूजा को जो है प्राइम मिनिस्टर को बुला के फोटो खिंचवा रहा। अगर तू प्राइवेटली अगर बुला भी रहा तो बुला रहा भाई, सब लोगों के सामने ये बताने की क्यों कोशिश है। मैं तो माफ करना गोदन राम जी, पता नहीं है, मैं अपने हद तक समझ रहा हूँ बहुत बड़ा घपला किया। वो घपले से बचने के लिए जो है ना उसको पर्सनली बुलाना और उसकी जो है ना मस्का बालिश करना, ये तमाम चीजें जो है ना देयर इज समथिंग फिशी। अदरवाइज उसके बाप को भी हम जानते हैं, जो चंद्रचूड़ जो था तो हम लॉ कॉलेज में थे, तो ये हमारे लॉ कॉलेज की इनॉग्रेशन सेशन को आता, जब हमारे राघवाचारी लॉ कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, मैं भी था उस वक्त ग्रेजुएशन में। तो उसके जजमेंट को भी कई जजमेंट देखा हूँ। और ये शख्स जो बेशर्मी से ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पे जिसका जजमेंट है, जिसकी वजह से पेंडोरा's बॉक्स जो खुल गया है, पता नहीं कि कैसे इसको ये किया सकता है। ठोस किस्म का सवाल यही है, हम यही है कि तमाम जितने भी दलित हैं और जो ना OBC और अक़लियत है, ये तमाम लोग मिलके अगर ललकारे तो कोई वजह नहीं है। ये जंग में एक तरफ बीजेपी है और बीजेपी बाहर जो भी कहते होंगे, लेकिन वो इस मुल्क की दौलत एक दो कंपनीज को देना चाहते हैं। उसका मकसद तो लूटना है और ये कंपनीज को मजबूत करना है, तो ये है उनका मकसद। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की आवाम है, इसमें हम सब लोग हैं, दलित है, OBC है, जो भी है, सब गरीब किस्म की सब लोग भी इसमें शामिल है। और ये लोग चाहते हैं कि ये लोग चाहते हैं जीने का हक। हम भी इस मुल्क की दौलत में हिस्सा मांगते हैं, हम भी जीने का अधिकार मांगते हैं। तो हम ये चाहते हैं ये लूट जो होता है ये रोकना है, और ये यहाँ की दौलत जो है हम सब लोगों को मिले, ये हम चाहते हैं। हम भी कुछ अच्छा सा जिंदगी हमें भी मिले, ये हम चाहते हैं। और इसके लिए हम जो लड़ते हैं, हमारे लिए हथियार तो दस्तूर है, इसके अलावा कोई हथियार नहीं। हम चाहते हैं हिंदुस्तान की फ्लैग एक हाथ में पकड़ते हैं और दस्तूर के दूसरे हाथ में पकड़कर हम जंग में आगे जाने के लिए तैयार हैं।
तो हमारे लिए दस्तूर तो एक ऐसा नारा बन गया, अगर ये दस्तूर नहीं है तो बचना भी मुश्किल है, हमारे लिए तो बचना भी मुश्किल है। तो आज के दिन जो अमित शाह साहब गुस्सा दिखाए, ये हालात में उनका गुस्सा बाहर निकल कर आए, क्योंकि अंबेडकर की नारा और दस्तूर को लेकर के हमने आगे बढ़ रहे, हम सब लोग एक साथ जुड़कर मिल काम करना सीख लिए। दस्तूर ही ये यूनिटी का बेसिस है, अंबेडकर ये यूनिटी का सिंबल है, हमारा साथी अभी बताए। तो ये सिंबल के खिलाफ उनका गुस्सा दिखाए, ये सिंबल्स के खिलाफ, ये आवाज, ये आइडियोलॉजी के खिलाफ अपने गुस्सा दिखाए। तो ये जब उन्हें इतना गुस्सा दिखाए पार्लियामेंट में, तो हम चुप बैठना भी अच्छा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आगे और भी वो लोग मजबूत बनेंगे। अंबेडकर का पुतला से लेकर के इंदिरा पार्क तक, और इंदिरा पार्क में एक मीटिंग भी रखी है, और ये शुरुआत होगी। उसके बाद हर गली में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में ये मीटिंग्स आगे भी लेकर जाएंगे, ताकि हमारा नारा हर गली में पहुंच जाए। तो हम एक ही बात करेंगे, जो दस्तूर में है वो अमल में आना चाहिए। ये सब लोगों का एक ही नारा है कि दस्तूर है, उसको अमल में ले आने के लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। इसके लिए एक डेट हम फाइनलाइज करके सरकार से परमिशन भी लेंगे, और परमिशन लेकर के ये जुलूस करेंगे, और वो एक फाइनली वो इंदिरा पार्क के पास एक धरना, आप काफी तजुर्बा है मुश्ताक मलिक साहब को ये ऑर्गेनाइज करने का, तो हम ये एक मजबूत एक प्रोग्राम करेंगे। आवाज तो हमारा उठना है, आवाज बुलंद ही रहना जरूरी है। तो ये मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके लिए हम सब लोग एक साथ जुड़कर काम करेंगे। आज का मीटिंग तो शुरुआत है, यहाँ से लेकर के जो हमें ताकत मिला, इस ताकत को सही इस्तेमाल करने के लिए हम सब लोग जुड़ेंगे। सीपीआई से भी बात करेंगे, सीपीएम से भी बात करेंगे, बाकी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस, दलित ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों से बात करेंगे। एक साथ जुड़कर ये मजबूत करने के लिए एक अच्छा सा आवाज हमारा निकलना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी मजबूत हो रहे वो लोग, काम तो बहुत ही छुप के हो रहा उसका, तो ये कहीं न कहीं रोकने के लिए हम सब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अगर मुश्ताक मलिक साहब कुछ इसके सबसे बात करेंगे, एक डेट फैसला करेंगे, और उस डेट सब लोगों को इताला दे दीजिए, उस दिन हम सब लोग मिलकर वहां मौजूद रहेंगे। थैंक यू सर। जो अमित शाह या आरएसएस से मुकाबला नहीं कर सकते, मैं कोई जज्बाती बात नहीं कह रहा, ठेठ आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं। मुस्तकिल आप बड़े से बड़े ऐवान में मुसलमानों की जमात के चले जाइए, ये कहते हैं कि साहब उनका बड़ा प्रिपरेशन। याद रखिए, हक के आगे बड़े से बड़े तीसमार का भी ढेर हो जाते, कैसर और किसरा ढेर हुए, सिकंदर और समझिए कि फलां फिरौन सब कुछ ढेर हो गए हक के आगे। और आप हक के मतवाले सच्चाई की बात कर रहे हैं, उसूल की बात कर रहे हैं, अगर अमन की बात कर रहे हैं, इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, तो आप मजबूती से ठहर जाइए, जीत आपकी होगी। ये कमजोरों की समझिए के साथ महफिलों में बातें चलती हैं, अरे उनके पास ये है, उनके वसाइल ये है, उनके पास फला है, उनके पास फला है। इख्तिदार गिरने या तारीख बदलने के लिए कोई बड़ा वक्त नहीं होता, तारीख तो हर रोज बदलती है। जी रहे सिस्कियों में मुसलमान जिंदगी गुजार रहा, बिल्कुल सिस्कियों में, अरे वो आ जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम फला करेंगे। अरे तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुम अपने मकाम को ही नहीं समझे। हर एक मकाम से आगे है तेरा मकाम, सितारों से जहां और भी आगे, जहां और भी। हम अपने आप को ही नहीं समझे, हम अपनी हैसियत को ही नहीं समझे कि साहब हमारी हैसियत क्या है, हमारा मकाम और हमारा मर्तबा क्या है। तो ये जो हालात हैं, ये हालात ठीक है, खोदने दीजिए, या फिर बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे, करने दीजिए, लेकिन इस मुल्क में जमहूरी और दस्तूरी एतबार से
सबसे बड़ा वेपन आपके पास समझिए कॉन्स्टिट्यूशन। आप जो अपनी आइडेंटिटी की, आप अपने जो रिलीजन की, या फिर समझिए कि साहब आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो बात कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन है तो बाकी। अगर समझिए कि बाबा साहब अंबेडकर का वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर कोई भी बात नहीं है। ये बात समझना पड़ेगा और जहनों में एक बार बिठाई गई कि साहब हमारी प्रियोरिटी तो सिर्फ समझिए कि अली बेजी इतनी, उससे आगे की दुनिया तो हम देखने के लायक ही नहीं, हम तो देखने के लायक नहीं है उसके आगे की दुनिया। जबकि सितारों से जहां और भी है वाली बात अल्लामा इकबाल ने कही, पूरी उसका डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा उस नजर। हम तो जानते ही नहीं कि अपना मकाम क्या है, हर एक मकाम से है आगे तेरा मकाम। तो हम अपने आप को एक खौल में बंद करके रखना चाहते हैं, ये प्रियोरिटी, ये कब्रिस्तान, ये मस्जिद, ये फला, ये हमारी प्रियोरिटी। इससे हटकर हमारी कोई प्रियोरिटी ना बतलाई गई है ना हमारे पास है। आपको बेस ही नहीं मालूम कि क्या है। आप यहां सांसें ले रहे हैं, अगर आप डंके की चोट पर हम बाई चॉइस है तो चॉइस यहां पर क्यों है? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाई चॉइस। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होता, तो क्या आप यहां पर रहते? बहुत से चांसेस थे आप करें, ठीक है, मगर आप नहीं रहते। और फिर 25 करोड़ मुसलमानों को ऐसा बहरी अरब में ढकल देंगे या फिर ले जाके नागपुर में बंद कर देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। खाली फूके तो उड़ जाएंगे, पहले फूक में वो ताकत पैदा कर, अपनी फूक में वो ताकत पैदा करो, अपने पास वो कुव्वत पैदा करो। आप कोई कमजोर नहीं है और आज आपको इन कौलों से बाहर निकलना है, सबको लेकर चलना है। हर चमकती हुई चीज को आप सोना बन के पकड़ ले तो आइडियोलॉजिकल जीत नहीं हो सकती। आइडियोलॉजिकल जीत आपको डिफरेंसेस पैदा करना पड़ेगा, लकीर खींचना पड़ेगा, हक का रास्ता कौन सा, बातिल का रास्ता कौन सा। जब तक कि आप कामयाब नहीं हो सकेंगे, सुख की रोटी होंगी पानी में मिलाकर खाइए, लेकिन समझिए कि साहब उन्हें बहुत बड़ा है, बिरयानी खिलाता बोल के बाजू बैठ गए तो आइडियोलॉजी खत्म हो गई। उसको समझ कर चलिए। अब जहां तक की जो सजेशंस आए उस पर समझिए कि गौर करेंगे। अजीज पाशा साहब हैं और फिर समझिए कि साहब कोदंडराम साहब ने भी बात कही है। अभी कोई तारीख तो हम फौरी तय नहीं करेंगे, इंशाल्लाह 2-4 दिन में पूरी स्ट्रैटेजी फ्रेम करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कैसा वार्म अप हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी समझिए कि ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसा बनकर आए। ये पूरी समझिए कि ऑल कम्युनिटीज का एक फोरम हर डिस्ट्रिक्ट पर मजबूती के साथ खड़ा हो और फिर उसके बाद समझिए कि स्टेट लेवल पर, क्योंकि ये लड़ाई कल खत्म भी नहीं होगी, ये लड़ाई कल खत्म नहीं होगी, लड़ाई तो चलेगी। तो 1-2 दिन में कोदंडराम साहब से ही बात करूंगा, बादशाह से भी, और फिर प्रोग्राम हो तो उसकी आन बान शान के साथ ही प्रोग्राम हो। खाली प्रोग्राम टोकन का प्रोग्राम ना हो, उस आन बान शान के साथ प्रोग्राम हो। तो उसके लिए जो भी स्ट्रेटेजी है इंशाल्लाह बना ली जाएगी और 1-2-4 दिन में आपको उसकी इत्तला मिल जाएगी। हक की आवाज अक्स टीवी, reaching around the world.